एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक स्टडी अड्डा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन और इमीटर फॉलोअर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कॉमन कलेक्टर मोड में ट्रांजिस्टर का प्रैक्टिकल सर्किट 6.30A में प्रदर्शित किया गया। चलिए देखते हैं उसको। ये जो है ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का प्रैक्टिकल सर्किट ए में दर्शाया गया है। फिर से इसी फिगर को 6.30B में भी बनाया गया है, जहाँ पर परंपरागत तरीके से यानी कॉन्वेंशनली एमीटर को नीचे, देखिए एमीटर को नीचे तथा कलेक्टर को ऊपर की ओर रखा गया है। यहाँ पर देखिए कलेक्टर को ऊपर की ओर रखा गया है। यहाँ पर देखिए कलेक्टर को ऊपर की ओर रखा गया है। यह सर्किट देखकर आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। इस सर्किट देखकर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि सर्किट को देखकर प्रतीत होता है कि कलेक्टर टर्मिनल इनपुट व आउटपुट के मध्य कॉमन है। किंतु जब इस सर्किट का एसी विश्लेषण यानी कि एसी एनालिसिस किया जाता है तो डीसी सप्लाई को शॉर्ट सर्किट मान लिया जाता है, जिससे कलेक्टर तथा बेस दोनों ग्राउंडेड हो जाते हैं। एसी एनालिसिस का विस्तृत विवरण आप तो पहले ही पढ़ चुके हैं, जहां एच पैरामीटर तथा एसी एनालिसिस की पूरी जानकारी दी गई है। यदि आप इस सर्किट की तुलना सीई यानी कि कॉमन एमीटर मोड में ट्रांजिस्टर सर्किट से करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता चलती है कि सीई मोड में आउटपुट कलेक्टर टर्मिनल से लिया जाता है, जबकि सीसी मोड में आउटपुट एमीटर टर्मिनल से लिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर सीई मोड में जो होता है आउटपुट जो होता है कलेक्टर टर्मिनल से लिया जाता है, जबकि सीसी मोड में आउटपुट जो होता है वो एमीटर टर्मिनल से लिया जाता है। देखिए, और इस सर्किट को एमीटर फॉलोअर भी कहा जाता है। इस सर्किट की कार्यप्रणाली सीई मोड के समान ही होती है। सीई मोड तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। अतः सीसी मोड के इनपुट व आउटपुट देखिए, सीसी मोड के इनपुट व आउटपुट देखिए, सीसी मोड के इनपुट व आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी सीई मोड के समान होते हैं। इस सर्किट के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे इनका इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई तथा आउटपुट इम्पीडेंस बहुत कम होता है। इसी कारण यह इम्पीडेंस मैचिंग तथा बफर स्टेज सर्किटों में प्रयुक्त होता है। अब बात करेंगे कि एमीटर फॉलोअर सीसी बंद में एमीटर करंट का बेस करंट व लीकेज करंट में क्या संबंध है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर एमीटर करंट इन टर्म्स ऑफ बेस करंट एंड लीकेज करंट इन सीसी कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का करंट समीकरण जो होता है वो IC बराबर अल्फ़ा IE प्लस ICBO। तो हम जानते हैं, दूसरा जानते हैं एमीटर करंट बराबर होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। उसके बाद IE यानी कि B के स्थान पे देखिए, यहाँ पर IE बराबर IB, और यहाँ पर IC के स्थान पे देखिए IC बराबर हम लोग जानते हैं कि IC बराबर होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, जैसे IC बराबर होता है अल्फ़ा IE प्लस ICBO। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर IC की वैल्यू वही पुट कर दी गई, तब यहाँ पर सॉल्व कर लिया गया IE को और अल्फ़ा IE को एक तरफ कर लिया गया। जैसे देखिए यहाँ पर IE माइनस अल्फ़ा IE बराबर IB प्लस ICBO, तो IE को कॉमन कर लिया गया है, आ गया 1 माइनस अल्फ़ा IB प्लस ICBO। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर IE बराबर क्या होता है, IE बराबर IB 1 माइनस अल्फ़ा से इसको डिवाइड कर दिया गया है। IB की वैल्यू निकालनी है हमको, यहाँ पर इमीटर करंट, तो IB यानी कि बेस करंट अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा प्लस ICBO ये लीकेज करंट है अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो IE बराबर होता है बीटा प्लस 1 IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO। जब आप लोग यहाँ पर देखिए 1 अपान अल्फ़ा, देखिए यहाँ पर समझाया गया आपको 1 अपान 1 माइनस अल्फ़ा बराबर बीटा प्लस 1। रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, वो वाला अगर रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए करंट गेन को गामा से दर्शाया गया है। करंट गेन क्या होता है, डेल IE अपॉन डेल IB बराबर, देखिए डेल IE वैसे ही लिख दिया गया, और IB बराबर होता है
सूक्ष्मतम डिफरेंस यानी कि कम डिफरेंस कर दिया गया है इमीटर करंट में, और उसमें कम डिफरेंस किया गया, मतलब सूक्ष्म परिवर्तन किया गया है कलेक्टर करंट में। तो डेल आई बी बराबर हो गया, डेल आई बी बराबर डेल आई ई माइनस डेल आई सी, इसी को यहाँ पे पुट कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, डेल आई ई अपॉन आई सी, देखो आई सी से यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, यहाँ पर डिवाइड किया गया है, तो डेल आई ई अपॉन डेल आई सी आ गया है ऊपर के पार्ट पे। और फिर यहाँ पर देखिए डेल आई ई अपॉन डेल आई सी -1, क्योंकि डेल आई सी अपॉन डेल आई सी बराबर 1 हो गया। अब यहाँ से इसको डेल आई ई अपॉन डेल आई सी क्या होता है, जैसा कि आप लोग पढ़े थे कि यहाँ पर अल्फ़ा बराबर क्या होता था, आई सी बटे आई ई होता था, यानी कि डेल आई सी बटे डेल आई ई होता था। तो यहाँ पर 1 अपान अल्फ़ा, यानी कि यहाँ पर डेल आई ई है बटे डेल आई सी है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को पता ही होगा, इसका उल्टा है तो 1 अपान अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू 1 अपान अल्फ़ा आ गई है, और इसकी वही सेम चीज़ वही ए भी है, इसकी वैल्यू भी 1 अपान अल्फ़ा, और -1 को ऐसे ही लिख दिया गया है। अब देखिए 1 अपान 1 माइनस अल्फ़ा, इसको सॉल्व कर लिया गया, आ गया 1 माइनस अल्फ़ा, तो इसका आंसर बीटा +1 आ गया। चलिए देखते हैं फिर कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के गुण व दोष, यानी कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सीसी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो इसके मेरिट्स देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इसके मेरिट्स क्या हैं, इसका करंट गेन, यानी कि करंट गेन जो होता है वो हाई होता है। और सेकेंड बात यह है कि इसकी इनपुट इम्पीडेंस जो होती है, इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता था, आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो निम्न होता है। इन्हीं के कारण इनकी इम्पीडेंस मैचिंग जो होती है इसको प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि इनका इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है तथा आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है। इनपुट रेजिस्टेंस हाई तथा आउटपुट रेजिस्टेंस लो होने के कारण इम्पीडेंस मैचिंग में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि इसको सीसी कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को। अब इसके डिमेरिट्स क्या हैं, देखिए डिमेरिट्स में एक ही है, इसका वोल्टेज गेन 1 से भी कम होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कॉमन बेस, कॉमन इमीटर तथा कॉमन कलेक्टर के बीच क्या कंपैरिजन है, चलिए इसको देखते हैं। तो फर्स्ट है कॉमन कलेक्टर मोड, यानी कि सीसी मोड में इनपुट इम्पीडेंस होता है, इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है, सॉरी, कॉमन कलेक्टर मोड में इनपुट रेजिस्टेंस सबसे अधिक, जबकि कॉमन बेस मोड में सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे कॉमन कलेक्टर, यानी सीसी मोड में आउटपुट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, सॉरी, कॉमन कलेक्टर मोड में आउटपुट रेजिस्टेंस सबसे कम, जबकि कॉमन बेस मोड में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कहते हैं कॉमन कलेक्टर में, सॉरी, थर्ड है करंट गेन कॉमन इमीटर तथा कॉमन कलेक्टर मोड में ही प्राप्त होता है, कॉमन बेस में नहीं होता है। कॉमन इमीटर तथा कॉमन कलेक्टर मोड में करंट गेन जो होता है वो हमको प्राप्त होता है। और नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ की, तो इसमें लीकेज करंट का मान कॉमन इमीटर तथा कॉमन कलेक्टर मोड में अधिक होता है। कॉमन इमीटर तथा कॉमन कलेक्टर मोड में जो होता है लीकेज करंट का मान अधिक होता है। नेक्स्ट है कॉमन इमीटर मोड में करंट गेन तथा वोल्टेज गेन दोनों प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको पावर गेन हाई होता है। कॉमन इमीटर में करंट गेन तथा वोल्टेज गेन दोनों प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका पावर गेन जो होता है वो बहुत हाई होता है। नेक्स्ट है कॉमन इमीटर मोड की इम्पीडेंस मैचिंग तथा आउटपुट इम्पीडेंस मध्यम होती है, यानी कि अर्थात ना तो बहुत हाई होती ना ही बहुत कम होती। कॉमन इमीटर मोड की इनपुट प्रतिबाधा तथा आउटपुट प्रतिबाधा मध्यम होती है, ना कि ज़्यादा होती ना ही कम होती है। अब बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार के बंधों की तुलना। अब यहाँ पर देखिए टेबल के अनुसार दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर पैरामीटर दिखाया गया है, यहाँ पर पैरामीटर दिखाया गया है,
फिर कॉमन बेस मोड, कॉमन एमीटर मोड, कॉमन कलेक्टर मोड। देखिए यहाँ पे पैरामीटर, कॉमन बेस मोड, कॉमन एमीटर मोड, कॉमन कलेक्टर मोड। अब चलिए देखते हैं एक एक करके। तो इसमें इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस RI जो होता है कॉमन बेस में लगभग 20 ओम का होता है, बहुत कम, और कॉमन एमीटर में 1 किलो ओम का होता है, जबकि कॉमन कलेक्टर में 1 मेगा ओम का होता है, सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट बात करेंगे आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस R0 की। बहुत अधिक, लगभग 1 मेगा ओम, यानी कि कॉमन बेस मोड में आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस जो होता है वो 1 मेगा ओम होता है, जबकि कॉमन एमीटर में लगभग 10 किलो ओम होता है। अधिक इसमें भी होता है, लेकिन कॉमन बेस में आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस का मान सबसे ज़्यादा होता है। कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, 1 किलो ओम होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट है करंट गेन। करंट गेन AI कॉमन बेस में 1 से कुछ कम, लगभग 0.98, जबकि कॉमन एमीटर मोड में लगभग 100, जब कॉमन कलेक्टर मोड में जो होता है लगभग 100, यानी कि कॉमन कलेक्टर तथा कॉमन एमीटर मोड में करंट गेन जो होता है वो सेम होता है, जबकि इन दोनों की अपेक्षा कॉमन बेस में 1 से कम इसका करंट गेन होता है, लगभग 0.98। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लीकेज करंट। लीकेज करंट जो होता है इसमें कॉमन बेस में जो होता है बहुत कम, जर्मेनियम के लिए 5 माइक्रोएम्पियर, सिलिकॉन के लिए 1 माइक्रोएम्पियर लगभग, जबकि कॉमन एमीटर में जर्मेनियम के लिए 500 म्यूए, सिलिकॉन के लिए 20 म्यूए, जबकि कॉमन कलेक्टर में बहुत अधिक C मोड के समान। नेक्स्ट की बात करेंगे वोल्टेज गेन A0 की। इसमें क्या होता है 1000, लगभग 1000 होता है। कॉमन बेस में जो होता है इसका वोल्टेज गेन जो होता है A0 जो होता है वो सबसे अधिक होता है। और ये जो है कॉमन एमीटर में भी सेम, कॉमन बेस मोड, कॉमन एमीटर में मोड में वोल्टेज गेन A0 जो होता है सेम होता है, जबकि कॉमन कलेक्टर मोड में जो होता है कॉमन एमीटर कॉमन बेस की अपेक्षा कुछ कम होता है, 1 से कम होता है, लगभग 0.98। नेक्स्ट की बात करेंगे सख्त गेन, यानी कि सख्त पावर गेन AP। ये मध्यम होता है। कॉमन बेस में क्या होता है मिनिमम होता है, और इसमें क्या होता है कॉमन एमीटर में तो सबसे अधिक होता है, और ये कॉमन कलेक्टर में कम होता है। यानी कि पावर गेन जो होता है AP इसका कॉमन बेस में मध्यम होता है, कॉमन एमीटर मोड में सबसे अधिक होता है, कॉमन कलेक्टर मोड में कम होता है। अब इसका यूज़ देखिए, यूज़ कॉमन बेस का यूज़ क्या होता है, वोल्टेज व सख्त प्रवर्धक, यानी कि वोल्टेज व पावर एम्प्लीफिकेशन के रूप में। और सेकंड है कॉमन एमीटर मोड का क्या होता है, वोल्टेज करंट तथा पावर एम्प्लीफिकेशन के रूप में। और नेक्स्ट है कॉमन कलेक्टर का यूज़ क्या होता है, ये इम्पीडेंस मैचिंग और बफर स्टेज के रूप में होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे प्रवर्धकों में, यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ CE मोड इन एम्पलीफायर। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि प्रवर्धकों यानी कि एम्पलीफायर्स में CE मोड की प्राथमिकता दी जाती है। तो क्यों दी जाती है, तो चलिए देखते हैं। ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर्स में प्रयुक्त किया जाता है। एम्पलीफायर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जो सिग्नल का एम्पलीफिकेशन करने में सक्षम होते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो एम्पलीफायर का एक स्टेज काफ़ी नहीं होता है, अतः एम्पलीफायर्स को कई स्टेज को एक के बाद एक जोड़कर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाए जाते हैं। इसमें पहले स्टेज की आउटपुट को दूसरे स्टेज की इनपुट को दिया जाता है, जैसा कि आप लोग फिगर से देखेंगे। देखिए यहाँ पर पहले स्टेज की आउटपुट को दूसरे स्टेज की इनपुट से दिया जाता है। इसी तरीके से देखते हैं हम कि दूसरे स्टेज के आउटपुट को तीसरे स्टेज की इनपुट के रूप में इनपुट सिग्नल प्रथम स्टेज पर अप्लाई किया जाता है, जबकि आउटपुट अंतिम स्टेज से ली जाती है। जैसे कि 6.3 देखिए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर दिखाया गया है। इस प्रकार का एम्पलीफायर जिसमें एम्पलीफिकेशन के कई चरण होते हैं मल्टी स्टेज या कैस्केडेड एम्पलीफायर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर इनपुट दिया गया, यहाँ पर आउटपुट कैसे ले रहे हैं, यहाँ पर इनपुट का यानी कि पहले स्टेज की आउटपुट को, ये पहले स्टेज का आउटपुट है, ये
दूसरे स्टेज का इनपुट बनाया गया है, जबकि दूसरे स्टेज का इनपुट जो है देखिए वो तीसरे स्टेज का। और इसी तरीके से बात करते हैं कि इस फिगर एक देखिए फिगर 6.32 टू स्टेज एम्पलीफायर है, यानी कि एक दो स्टेज एम्पलीफायर, टू स्टेज एम्पलीफायर प्रदर्शित किया गया है। जब एम्पलीफायर के स्टेजों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है तो कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात तो यह है कि इनपुट सिग्नल का अधिकांश भाग, देखिए इनपुट सिग्नल का अधिकांश भाग पहले स्टेज को प्राप्त हो जाना चाहिए। इसी प्रकार पहले स्टेज की आउटपुट का अधिकांश भाग दूसरे स्टेज की इनपुट को प्राप्त हो जाना चाहिए, जैसा कि आप लोग को फिगर में दर्शाया गया। देखिए यहाँ पर इस फिगर से ऐसे ही जब यह तभी संभव होता है जब एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है हाई हो। यह तभी संभव होता है जब एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता, तभी है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि दूसरा स्टेज संयोजित करने पर पहले स्टेज का परफॉर्मेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यह तभी संभव होता है जब एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस निम्न होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर हम पहली बार यानी कि पहले स्टेज की आउटपुट का अधिकांश भाग दूसरे स्टेज की इनपुट को प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके कहने का मतलब यह तभी संभव होता है जब एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है, तब यह संभव होता है। और जब इसका आउटपुट रेजिस्टेंस लो होगा तब यह दूसरा स्टेज कनेक्ट करने पर पहले स्टेज का परफॉर्मेंस डिस्टर्ब नहीं होगा। ये तभी संभव होता है। अतः एक अच्छे एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस हाई तथा आउटपुट रेजिस्टेंस निम्न होना चाहिए। इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए हम ट्रांजिस्टर के विभिन्न बंधों यानी कि सीसी मोड, सीई मोड, सीबी मोड एम्पलीफायर के रूप में यूज़ करने पर विचार करें तो निम्न बातें पता चलती हैं। फर्स्ट क्या बातें पता चलती हैं, नेक्स्ट है सीबी मोड में ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम अप्रॉक्सीमेट 20 ओम तथा आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत अधिक अप्रॉक्सीमेट 1 मेगा ओम होता है। अतः सीबी मोड में ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसा कि आप लोग को कंपैरिजन में भी बताया गया है कि सीबी कॉमन बेस मोड में जो इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है अप्रॉक्सीमेट 20 ओम तथा आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है बहुत हाई होता है अप्रॉक्सीमेट 1 मेगा ओम। अतः सीबी मोड में ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में यूज ही नहीं किया जाता है। सेकेंड बात क्या है कि सीसी मोड में ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस हाई तथा आउटपुट रेजिस्टेंस निम्न होता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह मोड एम्पलीफायर के रूप में प्रयुक्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, किंतु यह सत्य नहीं, क्योंकि सीसी मोड में यानी कि कॉमन कलेक्टर मोड में वोल्टेज गेन बहुत कम होता है, लगभग 0.98 होता है। अतः सीसी मोड को एम्पलीफायर के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग को कंपैरिजन में ही बताया गया कि इसका क्या कहते हैं पावर गेन, तो इसका वोल्टेज गेन जो होता है वो आप लोग को सीबी और सीई का सेम होता है, जबकि इसका इन दोनों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट है सीसी मोड यानी कि सीई मोड। सीई मोड में ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस हाई तथा आउटपुट रेजिस्टेंस सीबी की मोड से कम होता है। इसके अलावा सीसी मोड में ट्रांजिस्टर का करंट गेन, वोल्टेज गेन तथा पावर गेन सीबी मोड से काफ़ी अधिक होता है। अतः ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में सीई मोड का ही यूज़ किया जाता है। सी मोड का यूज़ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन सीई मोड। जैसा कि आप लोग को पता है कि ट्रांजिस्टर के यानी कि कॉमन एमीटर मोड को एम्पलीफायर के रूप में यूज़ किया जा सकता है। तो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को सीई मोड में प्रयुक्त करते समय एम्पलीफायर का सरलतम परिपथ यानी कि सर्किट जो है 6.33 में प्रदर्शित किया गया है। देखिए यहाँ पर सी मोड में एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का क्या है, ये सिंपल सर्किट डायग्राम है। अब देखिए इसके बारे में, जिस सिग्नल अर्थात अब यहाँ पर देखिए कि डीसी सप्लाई वोल्टेज वीबीबी तथा वीसीसी को
इस प्रकार संयोजित किया गया है जिससे एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस अवस्था में तथा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस अवस्था में रहे। यहाँ पर देखिए VVB के बेस को देखिए पॉजिटिव और इसके एमीटर को नेगेटिव, फिर इसी तरीके से इसको C को भी यानी कि एमीटर को फॉरवर्ड बायस तथा कलेक्टर को रिवर्स बायस अवस्था में रखा गया है। जिस सिग्नल अर्थात वोल्टेज को एम्पलीफाई किया जाना है अर्थात VS, देखिए उसको इनपुट साइड में अर्थात बेस तथा एमीटर के मध्य संयोजित किया गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे BS को इनपुट, देखिए BS इसको इनपुट साइड में अर्थात बेस तथा एमीटर के मध्य संयोजित किया गया है। देखिए बेस तथा एमीटर के मध्य जोड़ा गया है इसको ना। प्राप्त करने के लिए आउटपुट साइड में अर्थात कलेक्टर व एमीटर के मध्य लोड रेजिस्टेंस यानी कि RL, यहाँ पर देखिए RL उसको एमीटर के मध्य से, यहाँ पर बात करने की बात है जब सिग्नल अर्थात वोल्टेज को एम्पलीफाई किया जाना है अर्थात BS, उसको इनपुट साइड ये हो गया अर्थात बेस तथा एमीटर के मध्य इसको संयोजित किया गया है। आउटपुट सिग्नल अर्थात आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आउटपुट साइड में अर्थात कलेक्टर तथा एमीटर, देखिए कलेक्टर तथा एमीटर के मध्य RL मध्य लोड रेजिस्टेंस संयोजित किया गया है। जिस प्रकार आउटपुट वोल्टेज प्राप्त की जाती है कलेक्टर तथा एमीटर का मध्य विभवांतर यानी कि पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंस को VCE से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर देखिए वोल्टेज को VCE से। अब बात करते हैं कि DC लोड लाइन क्या होता है। DC लोड लाइन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को पुनः 6.30 में प्रदर्शित किया गया है। देखिए यहाँ पर कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो DC लोड लाइन का समीकरण, इक्वेशन ऑफ DC लोड लाइन, फिगर 6.34 में देखिए, फिगर ये जो दिखाया गया है इसमें लूप फर्स्ट, देखिए यहाँ पर लूप फर्स्ट माना गया है। लूप फर्स्ट में किरचॉफ वोल्टेज नियम लगाने पर, अगर हम लूप फर्स्ट में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो क्या होता है। अब देखिए यहाँ से VCC हो गया, VCC माइनस IC, इसमें क्या कहते हैं फ्लो करने वाली कलेक्टर करंट RL, देखिए VCC माइनस IC RL हो गया, IC RL माइनस VCE, यहाँ पर जो VCE वोल्टेज था VC वोल्टेज। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, VCE बराबर VCC माइनस IC RL। अब इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आएगा IC बराबर -1/RL VC। यहाँ पर अगर IC की वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या आता है, वहाँ 1/RL, यहाँ देखिए 1/RL माइनस में है VC प्लस VC/RL, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं IC। अब यहाँ पर बताया गया कि IC जो है वो कलेक्टर करंट है, VCC कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज है, RL लोड रेजिस्टेंस है, VC कलेक्टर तथा एमीटर के मध्य वोल्टेज डिफरेंस है। उक्त समीकरण A से DC लोड लाइन का समीकरण है। यही जो समीकरण अभी दिखाया नहीं गया, यही जो समीकरण दिखाया गया है आप लोग को, यही DC लोड लाइन इक्वेशन है। DC लोड लाइन प्राप्त करने यानी कि प्लॉटिंग DC लोड लाइन। जब DC लोड लाइन, देखिए जब DC लोड लाइन के समीकरण को ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर प्लॉट किया जाता है अर्थात VCE तथा IC के मध्य एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जिसे DC लोड लाइन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए फिगर में देखते हैं, ये देखिए यही है DC लोड लाइन, ये देखिए DC लोड लाइन। ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर DC लोड लाइन खींचना। चलिए देखते हैं DC लोड लाइन का इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ। अगर उस इक्वेशन में फर्स्ट क्या है, VC = 0, IC बराबर VC/RL अर्थात बिंदु A
0,VCC/RL डीसी लोड लाइन पर स्थित है। सेकंड है IC बराबर 0, VC बराबर VCC अर्थात बिंदु B VCC व DC लोड लाइन पर स्थित है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग फिगर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग को बताया अभी कि यदि VCE बराबर 0 और IC बराबर यानी कि VCE बराबर 0 IC बराबर VCC/RL तो पॉइंट ए क्या आएगा 0,VCC/RL जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट ये दिखाया गया है, पॉइंट ये हो गया। और बात दूसरी है यदि IC बराबर 0, यदि IC की वैल्यू हम 0 रखते हैं और VC बराबर VCE बराबर VCC अर्थात पॉइंट B कहाँ देखिए, पॉइंट B ये है, पॉइंट B VCC, 0 होगा, DC लोड लाइन पर स्थित होगा। तो ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक 6.35 पर यदि इन दो बिंदुओं अर्थात 0,VCC/RL तथा VCC, 0 के मध्य सीधी रेखा खींची जाए तो वह DC लोड लाइन कहलाती है। यही जो पॉइंट है यानी कि पॉइंट ए तथा पॉइंट B ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में यदि इन्हीं दोनों बिंदुओं का यूज़ करके एक के मध्य एक सीधी रेखा खींची जाए तो इसी को DC लोड लाइन कहते हैं। DC लोड लाइन की ढाल क्या होती है? देखिए DC लोड लाइन की ढाल आप लोगों को बताते हैं। DC लोड लाइन की ढाल देखिए यहाँ पर -1/RL होती है। अब बात करते हैं DC लोड लाइन, यूज ऑफ DC लोड लाइन। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के परफॉर्मेंस के एनालिसिस के लिए ट्रांजिस्टर को शांत अवस्था में IC तथा VC के मान ज्ञात करने होना आवश्यक होता है। यानी कहने का मतलब है कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर के परफॉर्मेंस के एनालिसिस के लिए ट्रांजिस्टर की कॉन्सिक्वेंट कंडीशंस में IC तथा VC का मान ज्ञात होना आवश्यक होता है। शांत अवस्था में वह होती है जब ट्रांजिस्टर में कोई AC इनपुट सिग्नल नहीं जुड़ा होता है, अर्थात जब कोई DC बायसिंग वोल्टेज ट्रांजिस्टर से जुड़ी होती है। शांत अवस्था को शून्य सिग्नल अवस्था भी कहते हैं। अतः IC तथा VC के मानों को DC लोड लाइन द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके लिए RL तथा VC के मान पता होने पर ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर बिंदु VCC, 0 तथा पॉइंट 0,VCC/RL के मध्य सरल रेखा खींची जा सकती है। इस रेखा का ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर IB के किसी निश्चित मान पर कटान बिंदु यानी कि कटान बिंदु ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाता है या शांत पॉइंट कहलाता है। कहने का मतलब है जो ये रेखा होती है ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक IB के किसी निश्चित मान पर कटान बिंदु ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट या शांत पॉइंट यानी कि कहलाता है, क्यू पॉइंट कहलाता है। ऑपरेटिंग पॉइंट से निम्न बातों का पता चलता है। फर्स्ट है DC बेस करंट, सेकंड DC कलेक्टर करंट, थर्ड है DC कलेक्टर वोल्टेज VCE। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट का तात्पर्य है कि ट्रांजिस्टर की VC, IC तथा IB का DC मान अर्थात वह मान जब ट्रांजिस्टर को कोई AC सिग्नल इनपुट में ना लगाया गया हो, सिर्फ DC वोल्टेज ही लगाई गई हो, तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट जब होता है तभी इन बातों का पता चलता है। DC बेस करंट, DC कलेक्टर करंट, DC कलेक्टर वोल्टेज VCE। तो चलिए देखते हैं, अगर आप लोगों से पूछ लिया गया कि ट्रांजिस्टर को यानी कि वाई ट्रांजिस्टर कार्ड बाईपोलर ट्रांजिस्टर को द्विध्रुवीय क्यों कहा जाता है, तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए। देखिए ट्रांजिस्टर में करंट मेजॉरिटी वाहकों यानी कि मेजॉरिटी कैरियर्स तथा माइनॉरिटी कैरियर्स अर्थात होलो
या इलेक्ट्रॉनों दोनों के कारण प्रवाहित होते हैं। इसलिए ट्रांजिस्टर को बाईपोलर या द्विध्रुवीय कहा जाता है। एकल ध्रुवीय डिवाइसेस यानी कि एकल ध्रुवीय डिवाइसेस जो होती है वो होती हैं जिनमें करंट केवल मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन अथवा होल्स के कारण फ्लो होती हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है वो एक ध्रुवीय डिवाइस है। इसके बारे में आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब अगर सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया गया आप लोग से कि ट्रांजिस्टर डेटा शीट क्या होता है, ट्रांजिस्टर स्पेसिफिकेशन शीट्स और ट्रांजिस्टर डेटा शीट। तो देखिए इसका आंसर है ट्रांजिस्टर सर्किट का डिज़ाइन करने हेतु ट्रांजिस्टर के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। यह जानकारी मैन्युफैक्चरर द्वारा डेटा शीट में दी जाती है। ट्रांजिस्टर की संपूर्ण जानकारी, उनकी पिंस की पहचान तथा अन्य जानकारी इन डेटा शीट्स में होती है। जैसे कि फर्स्ट है ट्रांजिस्टर डेटा शीट में निम्न डेटा भी होते हैं। फर्स्ट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रांजिस्टर में अधिकतम शक्ति क्षय यानी कि मैक्सिमम पावर डेसिपेशन होता है। और नेक्स्ट है अधिकतम यानी कि अधिकतम कलेक्टर बेस वोल्टेज। और थर्ड है करंट गेन बीटा। उक्त रेटिंग का ध्यान में रखकर ही ट्रांजिस्टर सर्किट डिज़ाइन किए जाते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि रेटिंग से सबसे अधिक वोल्टेज ट्रांजिस्टर पर आरोपित ना हो तथा शक्ति क्षय यानी कि शक्ति व्यय भी रेटेड मान से कम रहे, अन्यथा ट्रांजिस्टर डैमेज हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।